जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम शीशु। आज हम लोग पॉलिटी का पूरा उड़ान सीरीज कर लेंगे ताकि आपके आगामी जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है और अन्य जो विभिन्न राज्य स्तर की परीक्षा है वहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूँ इससे 90% के आसपास सवाल लड़ जाएंगे और ये शायद हमारा लास्ट वीडियो है, इसका एक पार्ट और आएगा। ठीक है, जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी के लिए जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू मतलब चाहे सीडीएस के हों, एनडीए के हों, सीएपीएफ के हों, इंजीनियरिंग सर्विस के हों, उन सारे के जीएस पेपर को डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशंस ऐसा नहीं, उसके एक एक ऑप्शन को उठा के उसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे संबंधित हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो आगामी आपकी यूपीएससी की परीक्षा है वहाँ पे आपको लगभग 50% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एक्चुअली यूपीएससी में एक प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कंटेंट को लेकर आप कोई भी एक बुक से उसको कवर ही नहीं कर सकते। उससे अच्छा मैंने ये फाइंड करा कि आप उसके ऑप्शंस के थ्रू जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और ये सब, वो आपको काफ़ी एग्जाम में सहयोगी सिद्ध होंगे। परंतु एक बात ध्यान रखना आवश्यक है, एक किसी भी एक व्यक्ति के लिए इतना कर पाना संभव नहीं है प्रैक्टिकली। सो आई विल ट्राई टू डू डैट फॉर यू। तो वही चीज़ है। ठीक है, यदि हमारा एफर्ट आपको ठीक ठाक लग रहा हो, मतलब कुछ सुझाव हो तो भी आप दें, और यदि एफर्ट ठीक लग रहा हो तो सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही होगा जो हमें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से रखने में सहयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। कुछ समस्या लग रही है या कुछ कमी लग रही है तो यू कैन सजेस्ट मी व्हाट एवर यू लाइक एंड व्हाट एवर यू वांट। ओके, चलिए हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ठीक है चलिए हम लोग अब समझने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के। एक्चुअली संविधान की विकास यात्रा में इससे संबंधित हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्चुअली दो पार्ट में, एक 1773 से 1858 तक जब कंपनी का शासन था, उसके बाद 1858 के बाद 1757 की क्रांति की 1857 की क्रांति के बाद जो चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले समझते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ यदि आप वीडियो में रहेंगे तो आपको मैं लास्ट तक एक एक फैक्ट को भी याद करवा दूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। ठीक है, आइए समझते हैं। कह रहा है इस अधिनियम का उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण और विनियमित करना। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो मनमानी कर रही थी उसको अपने हिसाब से चला रही थी, तो उसका काम था कि कंपनी के ऊपर, जो कंपनी तो फ्री होकर शासन कर रही थी, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, तो उसके लिए पहला प्रयास जो किया गया था वो इसके माध्यम से किया गया था। ठीक है, अगला, इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। क्या मतलब इसका समझते हैं। एक्चुअली एक केंद्रीय प्रशासन, सेंटर के थ्रू बाकी अथॉरिटी काम कर रही थी और सेंटर में एक क्राउन बैठे हुए थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में कुछ थे। ठीक है, इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। अब ये समझते कैसे। एक्चुअली राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी तभी तो उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना शुरू किया। जब तक उनको पता नहीं था कि उनके काम को, उनको लगा था कि केवल व्यापारी कंपनी है तो व्यापार करने गई है, लेकिन जब तक उनको ये पता नहीं चला कि ये वहाँ पे जाके अपना शासन भी कर रही है, गुलाम भी बना रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा दे रही है। एक्चुअली आपको याद होगा ना 1765 में जब बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद प्लासी और बक्सर के बाद तो उन्होंने बंगाल पर पूरा कब्जा कर ही लिया था, तो उसके बाद उनको राजस्व तो हो ही रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के अधिकारी कहते थे ब्रिटेन में जाके कि हाँ कि हमें वहाँ पे कंपनी नुकसान में, पर अधिकारी के पास इतना पैसा है कि, और ऊपर से ब्रिटेन में उनका रुतबा भी था, तो पैसा कमा के जाएंगे इंडिया से तो होगा ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना क्या हो रहा था वहाँ पे, ब्रिटेन में उनकी काफ़ी पार्लियामेंट के अंदर, ऊपर से कई बार तो ये हो रहा था ना, पार्लियामेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करते थे, चुनाव लड़वाते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे, इतना कमा के गए थे। ठीक है, तो समझते पहला, एक तो इनका पहला 1757 के रेगुलेटरी एक्ट का काम था कि कार्यों को नियंत्रित करें कंपनी का। दूसरा, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। और बंगाल के जो गवर्नर थे ना, उनका नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, मतलब एक काउंसिल बनाई गई। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो हुआ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, देखते हैं आगे आगे इन्होंने क्या करा, बनाई
और कल 1774 में क्या करा, उसी अधिनियम के तहत एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, जिसके एक मुख्य सचिव और अन्य 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार या मूल निवासियों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक्चुअली समझते हैं, ये तो लॉजिक वाला पॉइंट है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ब्रिटेन में तकलीफ उसको क्यों थी, क्योंकि ये लोग अधिकारी लोग इतने पैसे कमा के यहाँ से जा रहे थे और कंपनी को नुकसान हो रहा था, तो उनको पसंद नहीं था। तो मूल रूप से उनका मकसद जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि ऐसे तरह से इस तरीके से इन पे काबू लगाया जाए ताकि अधिकारी जो है ज़्यादा पैसे न कमा सके और कंपनी के प्रति लॉयल रहे, और कंपनी टैक्स पे करेगी तभी तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट चलती, वहाँ की पार्लियामेंट काम करती ठीक से। ठीक है। तो इन पे उनका ध्यान, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी अपना पर्सनल व्यापार नहीं करेंगे, और ना ही एक्चुअली जब वो समझिए, पहले वो पैसा कमा के जाते तो पूछने पे वो बताते क्या थे, कंपनी क्या कहती थी कि हम पैसे कहाँ से कमाए, वो कहते थे कि हमें तो वहाँ के लोगों ने गिफ्ट दिया है, ये किया है, हमारा कुछ पर्सनल व्यापार चल रहा है वहाँ पे साइड बाय साइड। तो उन्होंने कहा कि आप इसके बहाने करके वो करप्शन छिपा देते हैं, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो उसको रोकने के लिए जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उन्होंने ऐसा कानून बनाया। ठीक है। फिर समझिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के शासी निकाय के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, वही इन्वेस्टर उसमें मौजूद थे, कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठाए गए के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है। अब कंपनी के लिए भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी आवश्यक होगी। ठीक है। उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन के अंदर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिठाया, जिसको ये कंपनी रिपोर्ट करती थी। किस मामले में भैया, आप बताइए आपकी सेना में वहाँ क्या चल रहा है, आप मुझे ये बताइए, खबर कीजिए कि भैया आपने वहाँ पे कौन सी टेरिटरी हड़पी है, कहाँ पे आपने युद्ध छेड़ दिया, कौन से राजवंश से आपका लड़ाई हो रहा है ना। इसीलिए कंपनी को और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था किसी भी युद्ध को। इसीलिए वो शुरुआती तौर में युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे थे, और वो मूल रूप से अपना केवल टेरिटरी का विस्तार करना चाह रहे थे, कैसे, शांति से। तो इसीलिए वो डायरेक्ट युद्ध से बचकर और बफर स्टेट की पॉलिसी अपनाते थे। ये हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक, आप गौर समझिएगा। एक्चुअली इसीलिए अंग्रेज फूट डालो राज करो नीति का पालन ज़्यादा करना चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि यदि वो डायरेक्ट युद्ध में आते तो उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करनी होती थी, और वहाँ पे उनकी किरकिरी होती थी। फिर अधिकारी जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे रहते थे, ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो जाता था, ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो गया तो पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। ठीक है, पहले शुरुआत में क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई, मद्रास और बंगाल तीनों अलग थी। अब क्या किया, मद्रास और बम्बई को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में। कितने, 1+3, एक चीफ जस्टिस होते और 3 उनके सहायक। ठीक है, आइए फिर से इसका रिवीजन करते, फट से याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए एकदम। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पक्का याद करवा दूंगा लाइन बाय लाइन। ये इतना टफ टॉपिक है, कुछ कहने का नहीं, हम लोग को खुद ही आज तक याद नहीं ठीक से हो पाता। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद। पहला देखिए, इन्होंने पहला काम क्या करा, कार्य को नियंत्रण करने का और विनियमित करने का काम किया, पहला। ठीक है, दूसरा, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी कंपनी के। बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद उनकी सहायता के लिए रख दी गई। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, जनरल कहा गया। ठीक है, समझ। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए इसमें। ठीक है, फिर कहा गया कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो अधिकार थे वो बंगाल को दे दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई। ठीक है, वहाँ पे रिश्वत लेने पे मना कर दिया गया अधिकारियों को। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, आपको पक्का से याद हो जाएगा, मैं मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। यदि आप चुपचाप बैठे रहें तो एग्जाम के अंदर वही होगा जो हमेशा से होते आया। आपका सिली मिस्टेक क्यों हो रहा है ना, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जाते हो और भूल जाते हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अब हम अगला जो देखने वाले हैं वो है 1781 का अधिनियम। ठीक है, तो आइए भैया 1781 का अधिनियम को ठीक से देखें।
चलिए देखिए, ये जो 1781 का अधिनियम है संशोधन, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता के लिए किए गए कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। क्या मतलब समझते हैं? ये कहते हैं कि जो गवर्नर जनरल यहाँ पे इंडिया में आया है, उसको वो जो भी काम करेगा, ठीक है, और उसका काउंसिल, काउंसिल कौन है आप याद कीजिए, उसके लिए कुछ सदस्य सच शायद देखिए यहाँ पे मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार देख ले, सच कुछ मेंबर की समिति बनाई गई थी ना, जो उनको देख रेख कर रही थी। कितनी मेंबर की समिति थी अभी जस्ट देख लेते एक बार, 4 मेंबर की, ठीक है, 4 सदस्य समिति थी। ये जो भी काम करेंगे ना भैया, उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा है। क्यों? क्योंकि उनका इनके अधिकारी जाके वहाँ कंप्लेन कर रहे थे, करना शुरू कर दिए कि भैया आपका जो आपका कोर्ट जो है बार बार हमारे ऊपर वो शिकंजा कस देता है, तो हम काम कैसे करें, व्यापार कैसे करें, और व्यापार नहीं करेंगे तो पैसा भेजेंगे कैसे, ठीक है। दीवानी मामले और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाली मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। क्यों? समझते हैं। एक्चुअली दीवानी मामले क्या है और लगान वसूली, एक्चुअली अंग्रेज जो है लगान वसूल करके कंपनी चला रहे थे, और मूल रूप से जो है व्यापार से तो उनका कुछ खास लेना देना था। व्यापार तो बस खाली ब्रिटेन को दिखावा के लिए था। उनका मूल उद्देश्य क्या था? भारत के ही पैसों पे भारत की ही चीज़ें खरीद के, कच्चा माल खरीद के विदेशों में जाके बना के और वापस से भारतीय को बेचना, ये उनका पूरा पॉलिसी काम कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो यदि लगान वसूली पे बार बार केस कोर्ट में जाता और कोर्ट में डिसीजन पे डिले होती, उस समय भी होती थी, ठीक है, उस समय तो उस टाइम पे यदि मामला लटका रहता तो ये काम कैसे करते? तो इन्होंने कहा कि हम दीवानी मामले को दूर रखेंगे, ठीक है, बाहर रखेंगे। इसमें प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय का कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा और न्यायालय की प्रतिवादी मतलब जो कंप्लेंट्स है, जो कंप्लेन करने के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी। अर्थात हिंदू पर हिंदू कानून लगाएगा का मुकदमा चलाएगा और मुस्लिम पे मुस्लिम का, ठीक है। चलिए आइए अगला समझते हैं। प्रांतीय न्यायालय की अपीलें गवर्नर जनरल के परिषद में जा सकती थी, न कि उच्चतम न्यायालय में। प्रांतीय न्यायालय क्या समझते हैं? एक्चुअली जो छोटे मोटे ऐसे करके स्टेट जो उस टाइम पे हुआ करते होंगे, उनके जो कंप्लेंट्स हैं वो सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में जाएंगे, ठीक है, और न कि उच्चतम न्यायालय में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को प्रांतीय न्यायालय और परिषद के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया, और गवर्नर जनरल के काउंसिल को जो इतना अधिकार दिया गया कि आप जो है कंट्रोल कीजिए, किसको? आप कंट्रोल कीजिए जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही है उसको खासकर, क्योंकि बार बार लोग जाएंगे तो कोर्ट, तो उसमें तो कोर्ट का नया स्थापना हुआ, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही है, आइए एक बार से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फट से। आइए रिवीजन करते हैं इसको, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं इसको? आप मेरे पीछे बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास था ये। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। राजनीतिक और प्रशासन कार्यों को मान्यता दी गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहला बना। इसको हेल्प करने के लिए 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, ठीक है, और फिर कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया गया। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारी को क्या हुआ? निजी व्यापार और मूल निवासी से गिफ्ट लेने पर मना कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया सारे चीज़ के लिए, ठीक है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भार दे दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी का दिन कर दिया गया। 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, संशोधन नियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें कहा गया कि उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से मुक्ति रहेगी, भाई वो अपना काम ठीक से करे। दीवानी मामले और लगान वसूली का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, उससे बाहर रखा गया। अगला, उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता है वो केवल वहीं के लोगों का केस देखेगी, मूल रूप से निवासियों का, और जो तीनों प्रेसिडेंसी का उसका देखेगी, और व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करेगी, ठीक है। प्रांतीय न्यायालय की शक्ति दी गई किसके पास? गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये सारा याद हो गया। अभी मैं आपको रिवीजन कराते कराते मैं बोला हूँ, याद करा दूंगा एकदम एक तरीके से, समझे पिंकी प्रॉमिस टाइप का, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं अगला। अगला पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक हमने पढ़ा 1773, अब हम समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि कंपनी जो है अपना व्यापार अलग करे और राजनीतिक काम अलग देखे। इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लॉन्च की गई, ठीक है। राजनीतिक कार्य क्रियाकलाप क्या समझते हैं का प्रबंधन करने, राजनीतिक क्रियाकलाप का प्रबंधन करने, भारत के नागरिक और सैन्य शासन और ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधित सभी क्रियाकलाप की निगरानी निर्देश के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। समझते हैं, इन्होंने कहा कि आपकी जो भी राजनीतिक कार्य होंगे, चाहे राजनीतिक कार्य में क्या क्या है भैया, नागरिक को कंट्रोल करना, जैसे विद्रोह वगैरह को देखना, सेना वगैरह को कंट्रोल करना, सैन्य काम जो भी है, ठीक है। ये शासन, ब्रिटिश संपत्ति लगान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको डील करने के लिए, ठीक है। इन सब को डील करने के लिए क्या है, हम एक अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे, ठीक है, स्थापित किए। अभी समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। व्यापारिक क्रियाकलाप का प्रबंधन करने के लिए विशेष रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। इस प्रकार कंपनी का व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। ध्यान से आपको देखिए, इसी को द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। कंपनी को कहा गया कि आप अलग अलग काम कीजिए, व्यापार कोई और देखेगा आपका, और राजनीतिक काम को अलग कीजिए। क्यों, देखिए दोनों मिक्स था तो दिक्कत ये आ रहा था, कंपनी राजनीतिक कार्यों को व्यापारी से मिक्स कर देती थी और उसके बहाने करप्शन कर लेती थी। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार था ना कंपनी में फैला हुआ कि इस सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। वहाँ के जो मतलब पार्लियामेंट थी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी, तो इसीलिए ध्यान समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किस लिए गए, राजनीतिक कार्य के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक कार्य के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी के क्षेत्र को, ध्यान समझ, भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत के ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये सवाल पूछ सकता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश की संपत्ति पहली बार कब कहा गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया, ठीक है। सर्वोच्च नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को दे दिया, किसको, ब्रिटिश सरकार को। तभी तो वहाँ पे ध्यान से देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इनके हैं, वो एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि जल्दी से याद हो जाए। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, 1784 में व्यापारी और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया, द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, राजनीतिक क्रियाकलाप को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, और व्यापारिक क्रियाकलाप को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक देख रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे राजनीति में, और व्यापार पे जो है डायरेक्शन दे रहे होंगे, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए इसको। और ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया पहली बार, ठीक है। अब समझते हैं अगला 1786 का अधिनियम। एक्चुअली PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा। 1786 का अधिनियम देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। उसे विशेष मामले में अपना परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दे दी गई। एक्चुअली ये समझ क्या, कई बार क्या हुआ ना कि आपस में परिषद जो काउंसिल थे, याद के 4 लोग की उनकी काउंसिल अपॉइंट हुई थी, उसके फैसले को बदल सकते थे। यानी उनके पास एक एक्स्ट्रा वोटिंग राइट थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और कई बार तो ये भी हो गया ना कि दोनों में झगड़े हो जाते थे, कई बार मतलब एक दूसरे का बंदूक ताना तानी चला जाता था, ये सब होता था, ठीक है। हाँ समझते, 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो ये जो 1793 का चार्टर अधिनियम, इसको देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई भावी शक्ति, यानी ओवर रीडिंग जो पावर को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी गवर्नर तक बढ़ा दिया गया। यानी कहा गया कि जो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए, कॉर्नवालिस स्पेशल क्यों थे, कॉर्नवालिस कंट्रोल ठीक से कर रहा था, उस जो सारी ताकत है उसको हम आगे भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर
अधिक शक्ति और नियंत्रण दिया गया। ठीक है, यही मतलब गवर्नर जनरल थे, ये कहाँ पे उनको अधिक शक्ति दी गई? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, गवर्नर जनरल को। ठीक है, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी आई थी 20 साल के लिए वहाँ से फरमान लेके, उसको बढ़ा के 20 साल और कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी में यह प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य तब तक न देखिए फिर समझिए, यह प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद तब तक न माना जाए जब तक कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए। ठीक है, इसमें निर्धारित किया गया कि अब से नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, ठीक है, जो राजनीतिक कार्य देख रहा था, के सदस्य और उसके कर्मचारी के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये बात का फैसला हुआ कि इसका जो भुगतान है वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा इस पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं धीरे धीरे याद करवा लूँगा इसको। आगे देखते हैं। अब है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत के व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी। समझते फिर से, ये सवाल बहुत बार पूछा गया इस संबंध से, बहुत बार। इसमें कहा गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया आपकी कंपनी है ना, के व्यापारिक एकाधिकार जो थे कि वो लेके आए थे चार्टर में कि कोई भी इधर से मतलब ब्रिटेन से दूसरी कंपनी जाएगी व्यापार करना, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर, यानी चीन के साथ जो चाय का व्यापार है आपका, चाय का व्यापार है, उसको छोड़ के भारत के व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी गई। यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब कोई भी दूसरी कंपनी आके एंट्री मार सकती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये हुआ। ठीक है, ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, फिर है इसमें भारत में ध्यान से देखते हैं, कह रहा है इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। यानी अब क्राउन का शासन आने लगा धीरे धीरे। इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वाले को दंडित करने का अधिकार दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझिए VVI आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कंपनी का शासन अगले 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे की शक्ति और बढ़ा दी गई। इस अधिनियम ने उस व्यक्ति को भारत जाने की अनुमति दे दी जो ईसाई मिशनरियों के नैतिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते हैं। कब? 1813। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। इससे इतने बार एग्जाम में सवाल बने, कुछ कहने का नहीं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, यार इस प्रावधान क्या है, कंपनी भारतीयों को इसमें प्रावधान क्या है, की जो कंपनी है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रण किया गया। इसमें कंपनी को अपने क्षेत्रीय और व्यापारिक खाते को अलग रखने के लिए कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में जो केंद्रीयकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि जो प्रशासन के नए मॉडल के तहत
इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही, उसके उत्तराधिकारियों और वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया। फिर समझते इसको, एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है ये, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि जो 1833 में आपका चार्टर अधिनियम आया, ठीक है, उसमें कह रहा है इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर दिया, यानी सेंट्रलाइज रूप में अखिल भारतीय, मतलब पूरा ऑल इंडिया लेवल पे काम करना शुरू किया। इसने भारत के ब्रिटिश औपनिवेशीकरण को वैध बना दिया, क्योंकि जब आप सेंट्रल को मतलब आप सेंट्रलाइज कर रहे हो सिस्टम को, तो वैध ही बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश राजशाही, उसके उत्तराधिकार और वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया। यानी कह रहा है कि कंपनी जिस भी क्षेत्र पे अधिकार चला रही है वो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन उसको उसकी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ी। ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया, 1813 में दिया गया और अभी समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया। ठीक है, भारत सरकार कहा गया, और परिषद को भारत परिषद कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कब? 1833 में। उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पहला ये बन गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थी। इस प्रकार बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गई, क्योंकि अब सारा भारत के गवर्नर जनरल के पास रहे। अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियम यानी एक्ट्स कहा गया, जबकि इससे पहले कानून को विनियमन या रेगुलेशंस कहा गया। ठीक है, ये पूछ सकता है। गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है के विरोध के बाद उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार हम रिवीजन करवा देंगे अभी ये खत्म होने के बाद। हाँ ठीक है, आइए एक बार कर लीजिए, दोनों को रिवीजन कर लेते हैं, इससे पहले वाले को भी इसको। 1813 के चार्टर अधिनियम को ध्यान से समझते हैं। इस अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। चाय और चीनी के व्यापार को रखा गया चीन के। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार था और दंड देने का भी। अगले 20 वर्ष के लिए उस कंपनी को बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे उनकी शक्ति बढ़ा दी गई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने के लिए अनुमति दी गई। प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 साल 1 लाख रुपए हर साल खर्च कीजिए। कब? 1813 में। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया। अब समझते हैं 1813 में क्या कहा गया कि हम और ज़्यादा सिस्टम को सेंट्रलाइज करेंगे और ऑल इंडिया लेवल पे चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, औपनिवेशीकरण को वैध बना दिया गया। ठीक है, और व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। ठीक है, ब्रिटिश राजशाही, उसके उत्तराधिकारी और इसके प्रति लॉयल रहना चाहिए। चीन के साथ जो व्यापार था 1833 में खत्म हो गया। ओके, आगे देखते हैं। हाँ,
अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, प्रथम विलियम बेंटिक बना, ठीक है। और बाकी तो एक्ट को अब पहले रेगुलेशंस था, अब एक्ट कहलाएगा। सभी भारतीय कानून को कोडिफाई कर दिया गया और विधि आयोग बनाया गया, इसके लॉर्ड मैकाले पहले अध्यक्ष बने। अब आइए 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक, 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम वर्ष 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित उनके चार्टर अधिनियम को अंतिम अधिनियम था, ठीक है। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यों को अलग कर दिया। इसने पहली बार भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद को में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसने परिषद में छह नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, जिन्हें विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, जो कि कुल 12 थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निदेशक मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। ये इस लेवल का सवाल तो शायद ही पूछेगा, क्योंकि कितना किसको याद रहेगा, एग्जामिनर को भी समझना चाहिए और पूछते भी नहीं। लेकिन जो 1 लाइनर वाले एग्जाम होते हैं ना, उसको मैं नहीं कह सकता, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, वो थोड़ा अलग ही लेवल का पूछ देते हैं। फिर विधायी शाखा, इसे मिनी संसद के रूप में कार्य करनी थी, इसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रिया को अपनाया जाना था, ठीक है। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई। पहले पिछले बार में तो याद है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको मना कर दिया था, लेकिन अब एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत के लिए भी खोल दी गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य, चौथा सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। अब हम समझते हैं क्राउन का शासन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझने में ठीक से आ गया होगा। एक्चुअली आप वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, स्पीड भी करके, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और सॉरी, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक बार में किसी को याद नहीं होते, ना मुझे होते हैं, ना आपको होंगे, किसी को भी नहीं, ना आप, मुझे तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती, मैं भूल जाता हूँ, इतना संभव ही नहीं याद रख पाना, है ना। चलिए आइए अब हम लोग क्राउन के शासन से देखते हैं, ठीक है। 1858 भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन की समस्त शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, ठीक है। वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय है। पहला क्या किया गया था, 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। वारेन हेस्टिंग पहला बना, फिर एक में विलियम बेंटिक बना भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसको वायसराय जो नाम है लॉर्ड कैनिंग ने किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो आपका नियंत्रण बोर्ड है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान हुई द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया, ठीक है। इसे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद सृजित किया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ठीक है। इसने भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस परिषद जो आपका ये परिषद है के सलाहकारी संस्था थी, कहता है इस राज्य सचिव के परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसने काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में गठित किया, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा पर कर सकता था और उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी
विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा। वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को नामित किया। ठीक है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले सेंट्रलाइज किए, अब डिसेंट्रलाइज शुरू कर रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1973 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया। आपातकाल की स्थिति में वायसराय को विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, जो जारी होने की तारीख के 6 महीने के लिए वैध था। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, जिसे वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। वायसराय काउंसिल के एक सदस्य को एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और वह उस काउंसिल की ओर से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था और तथा आदेश जारी कर सकता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, हालांकि सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रखा गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, इससे उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। एक है प्रांतीय विधान परिषद। ठीक है, इस अधिनियम में निर्वाचन इलेक्शन शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्यों के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रावधान किया गया। आप समझते हैं मॉडल मिंटो सुधार 1919 में जो आया था। सॉरी, ठीक है, देखिए, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। हालांकि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति दी गई। विधान परिषद का अधिक विचार विमर्श की शक्ति दे दी गई। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट आदि पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, बजट के अलग अलग मदों पर मतदान की अनुमति दे दी गई। हालांकि समग्र रूप से बजट पर अभी भी मतदान की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया और केवल मुसलमान ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता का वैध बना दिया। फलस्वरूप लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय को पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस और चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, आप समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को, इसको
मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में एक जिम्मेदार शासन के रूप में क्रमिक शुरुआत करना। इसने प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणी अर्थात केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में वर्गीकृत कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही वर्गीकरण हस्तांतरण नियम यानी डिवॉल्यूशन रूल द्वारा किया गया, जिसमें केंद्र से प्रांतों के अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया। प्रांतीय विषय में द्वैध शासन का तत्व या द्वैध शासन प्रणाली पेश की गई थी। इस विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला, एक है आरक्षित विषय, जिन्हें गवर्नर जनरल उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता था। इसलिए वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तरदायी एक है हस्तांतरित विषय, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था। वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यूपीएससी 2022 में इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें एक उच्च सदन और एक निचला सदन शामिल था। अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कमांडर इन चीफ छोड़कर भारतीय थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सिखों, भारतीय, ईसाई और आंग्ल यूरोप और यूरोपियन लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। हालांकि संपत्ति कर, शिक्षा आदि के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और प्रांतों को अपना बजट बनाने की अनुमति दे दी गई। एक नई पद लंदन में भारत के उच्चायुक्त का सृजन किया गया और भारत के राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उसे हस्तांतरित कर दिया गया। सिविल सेवकों को भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब? 1926 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस अधिनियम में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप्स, जिसने नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ। इसमें 120 सदस्य थे। इसमें से 108 राज्यों के राजकुमार थे और अन्य 12 इसके अध्यक्ष वायसराय गवर्नर जनरल थे। इस समान हित के मामले पर परामर्श और चर्चा को सुविधाजनक बनाया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, वैधानिक आयोग के प्रावधान किया गया, जिसे इस अधिनियम को लागू होने के 10 साल बाद उसकी कार्यप्रणाली की जांच पे एक रिपोर्ट दी गई। अगला समझते हैं साइमन कमीशन जो रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन अपने निर्धारित समय 2 वर्ष पहले किया गया, जिसका कार्य एक नए संविधान के तहत भारत की स्थिति का आकलन करना था। आयोग के सभी ब्रिटिश मूल के थे, इसलिए सभी ने इस दल का बहिष्कार किया। ठीक है, आगे समझते हैं। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए द्वैध शासन को समाप्त करने, प्रांतीय उत्तरदायी शासन विस्तार करने, ब्रिटिश भारत और रियासतों को एक परिसंघ बनाने तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों का प्रतिनिधि शामिल था।
इन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधार को श्वेत पत्र तैयार किया गया, उसे ब्रिटिश संसद में संयुक्त चयन समिति प्रस्तुत किया गया। ठीक है, समिति की सिफारिश कुछ संशोधन के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। अब समझते हैं सांप्रदायिक पंचायत के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। आप एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको ये PDF दे दूंगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। वर्ष 1932 में जो रैमजी मैकडोनाल्ड थे वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत। उन्होंने मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोग पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखा। इस प्रावधान का विस्तार करके दलित वर्ग, उन्हें अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, को भी उसके दायरे में शामिल किया गया। गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार का विरोध करने और संशोधन की मांग के लिए यरवदा जेल में अनशन कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं। कांग्रेस द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसने हिंदू संयुक्त निर्वाचन मंडल को तो बनाए रखा लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्ग के संबंध संशोधित किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत से दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को हटा दिया गया, जिसके प्रावधान का भारत शासन अधिनियम 1935 शामिल किया गया। इसलिए वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल में शासित सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर गठन किया गया। ठीक है, अब समझते हैं भारत शासन अधिनियम पे। एक्चुअली UPSC ने इस बार सवाल पूछा था भारत शासन अधिनियम पे। ठीक है, उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में। ठीक है, इस अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। इस अधिनियम का उद्देश्य एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना था, जिसमें प्रांत और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। हालांकि इस परिसंघ रियासत शामिल न होने के कारण सभी सफल नहीं हो पाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया। संघ सूची, पहले 2 सूची एक बार बढ़ चुका है, 3 सूची आ गया। संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय के हाथ में थी। इस अधिनियम में क्या हुआ था कि जो आपके प्रांत है ना, उसमें द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय प्रांतीय स्वायत्ता को शुरुआत की गई। प्रांतों को कुछ निर्धारित क्षेत्र में स्वायत्ता दी गई। वर्ष 1937 में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। हालांकि 1939 में इस स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में संघीय विषय आरक्षित हस्तांतरित श्रेणी में विभाजित करते हुए केंद्र में द्वैत शासन प्रस्ताव रखा गया। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, आगे समझते हैं। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम संयुक्त प्रांत सहित 11 प्रांतों में के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, लेकिन यह कई प्रतिबंधों के साथ लागू की गई। ठीक है, दलित वर्ग को आरक्षित सीटों के साथ महिलाओं और श्रमों का विशेष प्रावधान किया गया। इस वर्ष 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। राज सचिव एक सलाहकार दल व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार किया। कुल जनसंख्या का लगभग 14% लोग को मतदान का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने देश की मुद्रा और ऋण विनियमन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इसने संघीय और प्रांतीय
लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन किया। इस अधिनियम ने 1937 के संघीय न्यायालय की स्थापना की। इसने बर्मा को भारत से अलग कर दिया, 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध बनाए, अल्पसंख्यक हितों के लिए सुरक्षित उपाय किए, रेल प्रशासन की देखरेख के लिए संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, आगे संघ और प्रांत खातों में के लेखा परीक्षण के लिए भारत के महालेखा परीक्षण जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। ठीक है, अगला भारत शासन अधिनियम 1947। ठीक है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इसे तुरंत अधिनियम करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत के एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत के विभाजन के 2 स्वतंत्र अधिराज्य जो है इंडिपेंडेंट भारत पाकिस्तान की स्थापना की। उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दे दिया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक जो अधिराज्य थे ब्रिटिश राज नियुक्त किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। डोमिनियनों के संविधान सभा में अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अंगीकृत करने का अधिकार दिया गया, जिसमें स्वयं स्वतंत्र अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का प्राधिकार शामिल था। नए संविधान लागू होने तक दोनों अधिराज्य को संविधान सभा अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के अधिनियमों को लागू करने के लिए अधिराज्य एंड डोमिनियन का विधायक का मंजूरी आवश्यक थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया। बाकी इधर आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। आइए पहली कैबिनेट के बारे में, इससे संबंधित सवाल बहुत बार पूछे गए। जवाहरलाल नेहरू के हाथ में प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्रालय था, राष्ट्रमंडल की इसके संबंध में था और वैज्ञानिक अनुसंधान था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय और राज्य का थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्रालय थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा में थे। जॉन मथाई रेल और परिवहन में देख रहे थे। ठीक है, आर के शनमुगम चेट्टी वित्त देख रहे थे। बी आर अम्बेडकर विधि देख रहे थे। जगजीवन राव श्रम देख रहे थे। बलदेव सिंह रक्षा देख रहे थे। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, एच भाभा वाणिज्य देख रहे थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार देख रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति देख रहे थे। वी एन गाडगिल निर्माण खनन और विद्युत देख रहे थे। ठीक है, ये सबको याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब हम भारत के संविधान का निर्माण समझते हैं। ठीक है, ये समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे, जिस पे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। चलिए देखिए, पहले आपके जो भारत शासन अधिनियम है उससे क्या क्या लिया गया। संघीय योजना, राज्यपालिका पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन का प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। अगला, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। संसदीय सरकार, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक और विशेषाधिकार रेट। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, फिर अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने और उपराष्ट्रपति का पद। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अगला है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। अगला कनाडा के संविधान से क्या लिया गया।
तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया, इस कनाडा संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने हमें समवर्ती सूची दिया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। समझते हैं सर, आपका जो आपातकाल का प्रावधान था वो लिया गया था 1935 के अधिनियम से, लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट चला जाता है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? गणतंत्र व्यवस्था, उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया? बताइए विशिष्टता। जापान का संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। संविधान की संरचनात्मक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से है। संविधान का दार्शनिक भाग मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से लिएगा। संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आइए समझते हैं अपने संविधान की विशेषता क्या क्या है। प्रमुख विशेषता देखते हैं संविधान की। देखिए, संविधान शब्द का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जो सरकार के संगठन और कार्यपालिका के साथ सरकार और आम नागरिक के बीच और अधिकारी और उनके कर्तव्यों के संबंधों को रेखांकित करता है, ठीक है। संविधान को संविधान शब्द जो है उसका मतलब क्या है कि सरकार और आम नागरिक के बीच उनके अधिकार और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। संविधान को देश के मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का बुनियादी कानून और सरकार का लेख पत्र समाधान, देश का नियम, राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना, देश का मूल नियम के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, संविधान का वर्गीकरण देखते हैं। विकसित संविधान क्या होता है? कर्मिक विकास के परिणाम स्वरूप सम्मेलन, प्रथाओं, न्यायिक निर्णय व्यवस्था। उदाहरण ब्रिटिश संविधान है, ठीक। अधिनियमित संविधान मतलब जो लगातार विकास करते रहे और आगे बढ़े। अधिनियमित संविधान उसको कहते हैं संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। किसी पुस्तक या दस्तावेज का प्रावधान, उदाहरण अमेरिका और भारतीय संविधान, ठीक है। ये सब सोच समझ के बनाया गया। आगे देखते हैं, लिखित संविधान क्या होता है? किसी पुस्तक या दस्तावेज प्रावधान जो संविधान सभा का संवैधानिक सम्मेलन द्वारा व्यापक रूप से विमर्श को तैयार किया। उदाहरण के लिए अमेरिका, कनाडा, जापान का संविधान। अलिखित संविधान क्या होता है? सम्मेलन, प्रथा, सिद्धांत, कानून, न्यायिक निर्णय में पाए जाने वाले प्रावधान को रखता है। जैसे यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया, इजराइल हो गया, सब, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया। अगला है संघीय संविधान क्या होता है? ये देख लीजिएगा। संघीय संविधान जो होता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। उदाहरण के लिए यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस। एकात्मक संविधान क्या है? राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण करता है। क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती है। उदाहरण के लिए यूके, फ्रांस वगैरह। फिर उसी तरह निर्देशात्मक संविधान क्या होता है? सामाजिक लक्ष्यों को व्यापक सहमति स्थापित करना, समान उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन। कठोर संविधान क्या होता है? संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया का आवश्यकता होती है और यह संवैधानिक कानून सामान्य कानून से ऊपर होता है, ठीक है। लचीला संविधान क्या हो? जिसमें आप आराम से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कुछ। अब समझते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता, ठीक है। तो आइए भारतीय संविधान की विशेषता देखते हैं।
पहला है सबसे लंबा संविधान। कह रहा है, ध्यान से क्या, मूल संविधान जो था जो 1949 में अमेरिका में उद्देशिका 300 उद्देशिका था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग में विभाजित था और 8 अनुसूचित शामिल थे। विशाल आकार के लिए उत्तरदायी आधारभूत कारण, तो ऐसा क्या था कि भारत का संविधान इतना विशाल हो गया? पहला, देश की विशालता और उसकी विविधता, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है उसके लिए, ठीक है। फिर ऐतिहासिक कारक, एक कोशिश करा कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं उनके धारणाओं को समेटा जाए। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान कानून, ये सबसे मेन कारण है। और संविधान सभा के कानूनों के विशेषज्ञ की वर्चस्वता। वर्तमान में इसमें उद्देश्य का लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची शामिल है, ठीक है। विभिन्न स्रोतों के लिए प्रावधान। भारत के संविधान में अधिकांश प्रावधान विभिन्न अन्य स्रोतों के संविधान के साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए, तो अलग अलग स्रोत से आप इकट्ठा किए तो उसके कारण भी बड़ा हो गया। एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था, मतलब भारत का जो प्रणाली है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। अपना फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संविधान के कहीं भी संघ यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। संघीय व्यवस्था, दो सरकार शक्तियों का विधान, लिखित संविधान और द्विसदनात्मक संविधान। एक्चुअली संघीय व्यवस्था होती क्या समझते हैं? जहाँ पे दो सरकार हो, शक्ति का विभाजन हो, लिखित संविधान हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो मतलब लोकसभा राष्ट्र हो, संविधान की सर्वोच्चता, एकात्मकता और संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र और एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय, ये सब जो है एकात्मक, मतलब भारतीय संविधान जो है एकात्मकता के लक्षण भी रखता है और क्या कहता है, संघीय का भी लक्षण रखता है, ठीक है। यानी कभी एकात्मक हो जाता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हो जाता है, नॉर्मल सिचुएशन, जैसे हमारे पास एक ही एकल संविधान है, एक ही नागरिकता का प्रावधान है, एक ही न्यायपालिका है, अखिल भारतीय, आपातकालीन प्रावधान, ये सब है ना, इससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। कठोर भी है और लचीला भी। कैसे? भारतीय संविधान ना तो कठोर है अमेरिका की तरह, ना ही लचीला है ब्रिटेन की तरह, बल्कि दोनों का मिश्रण है। आइए आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश संसद समन प्रणाली यानी वेस्टमिनिस्टर मॉडल को प्राथमिकता दी, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन? कार्यपालिका, ठीक है। संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली स्थापित करेगा, यानी केंद्र में भी, सेंटर में भी संसदीय प्रणाली चलेगी और स्टेट में भी दो होते हैं ना विशेषता। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, नाम मात्र ही कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। बहुमत दल का शासन होगा, यानी जो मेजोरिटी में जो सरकार है जीत के आएगी वो शासन करेगी। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता होगी और निचले सदन यानी लोकसभा का विघटन संभव होगा कब? जब इनके पास वोट नहीं रहेगा, यानी कि ये जिस दिन इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोपरिता का संश्लेषण है। संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद के समान है, न्यायिक सर्वोच्चता जो है अमेरिका प्रणाली के समान है, ठीक है। यानी संसद भी यहाँ ताकतवर है और जुडिशरी भी ताकतवर है, ठीक है। संसद की ताकत जो है वो ली गई है कहाँ से भैया? ब्रिटेन से, और जुडिशरी की ताकत ली गई है अमेरिका से, ठीक है। आगे देखते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। कह रहा है उच्चतम न्यायालय देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष स्तर पर, इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय निचले। एक्चुअली अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हायरार्की बनी हुई है, ऐसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है और भी छोटे छोटे कोर्ट है, ग्राम न्यायालय तक का सब प्रावधान है। और एकीकृत न्यायपालिका सब एक दूसरे के ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक दूसरे पे कंट्रोल चेक एंड बैलेंस लगाते हैं ना, ऐसे काम करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का देख लेते हैं। अपील का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय, आपको सबसे ज़्यादा अपील जो करना आप क्या करें, नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी करने वाला संविधान का संरक्षक भी यही है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और मौलिक अधिकार की गारंटी देता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्या भैया? एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है भारतीय संविधान में।
भारत जो है वो न्यायालय का एकल प्रणाली केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानून को भी लागू करता है। जी समझते हैं। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है, यानी कि जो भी कानून में लिखा हुआ है उसको स्थापित करना है। यूएसए में क्या है ना, संघीय कानून संघ न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाएंगे और राज्य का कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाए। कानून की उचित प्रक्रिया वहाँ, ठीक है, समझे। और भारत में क्या भैया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया। लेकिन अब भी भारत भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है कानून की इस प्रक्रिया के ऊपर, ठीक है, उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में। अब समझते हैं मूल अधिकार के बारे में। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के भाग 3 में सभी नगर पालिका में 6 मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की गारंटी है। क्या क्या भैया, पहला कहता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 24 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। समझते हैं, इसको याद करने का तरीका देखते हैं। पहला में 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 आर्टिकल आ गए इसमें। 19 से 21 में 19, 20, 21, 22, इसमें 4 आ गए, इसमें 2 आ गए, फिर 25 से 28, 25, 26, 27, 28, फिर 4 आ गए और फिर अगला में 1 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा मूल अधिकार है जो हमारी संविधान की विशेषता बताता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये केवल रिवीजन क्लास है इसलिए इतना, नहीं तो बेसिक्स रहता तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता और अपने नोट्स नहीं करता है ना, ऐसे नोट्स किसी दूसरे का उठाता नहीं। इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में किया गया। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श को दावा किया गया। फिर देखिए, गैर न्याय संगत अर्थात उसके उल्लंघन के मामले में न्यायालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। किसी राज्य के निर्देशक तत्व क्या है, यदि सरकार लागू नहीं करती तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। 3 वर्गीकृत है, समाजवादी है, गांधीवादी और उदारवादी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। उद्देश्य क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। महत्व क्या है, देश के शासन विधि में मौलिक और कानून बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना का कर्तव्य है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अगला है मूल कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश के बाद इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद में जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 का केवल एक अनुच्छेद जो 51A है में 11 मौलिक कर्तव्य को निर्देश किया। ये प्रकृति में गैर न्याय संगत है, यानी आप जो है यदि पालन नहीं कर रहे हैं इस पर तो आप पे केस वेस नहीं होगा, कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बनेगा। क्योंकि इसके कारण ये कि अभी भी देश की इतनी सारी जनता जो प्रबुद्ध नहीं हुई है कि चीज़ें को इस तरीके से फॉलो कर सकती है ना, तो पर ये धीरे धीरे होगी, है ना, एक साथ तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे होगी। अगला, देश की धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक्चुअली पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष तो गलत है, पर भी ठीक है। अब ट्रांसलेशन से देखते हैं। उद्देशिका में जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारत का संविधान भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता। धर्मनिरपेक्ष के पश्चिमी अवधारणा धर्म जो है चर्च और राज्य राजनीति के बीच पूर्ण पृथक्करण, लेकिन धर्मनिरपेक्षता भारतीय अवधारणा अलग है। ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता के साथ सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देना और सभी धर्मों का समान रूप से रक्षा करना, ये भारतीय संविधान का दायित्व है। इसीलिए हमने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है मौलिक अधिकार के तौर पर। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए देने वाला अनुच्छेद है, जैसे उद्देश्य का है अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 30, 44 सब, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है एग्जाम में, ठीक है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार, यह लोकसभा राज्य विधानसभा में निर्वाचन का आधार है, ठीक है। अब आपको उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब आगे चलिए देखते हैं।
फिर भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, भारत जो है पूरे देश में नागरिकों को समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार है, ठीक है। यूएसए, प्रत्येक व्यक्ति न केवल यूएसए का नागरिक है बल्कि उस विशेष राज्य का भी नागरिक है जहाँ रह रहा है। यूएस में जो है दोहरी नागरिकता, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र न्याय प्रणाली में निर्वाचन आयोग, सीएजी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब जो है स्वतंत्र कुछ निकाय भी हैं। आपातकालीन प्रावधानों के पीछे तर्कसंगत देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था और संविधान की रक्षा, ठीक है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, अद्वितीय व्यवस्था। आपातकाल के दौरान संविधान औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है, कोई भी संशोधन नहीं करना पड़ता है। एक्चुअली मैंने राष्ट्रपति और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पॉलिटी के कवर किए पिछले 2 वीडियो में, 30-30 मिनट के वीडियो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर चैनल पर, ठीक है। हाँ, ये है कि क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं है जितना मैं देना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, अभी एग्जाम है, रिविजन का टाइम है, तो बच्चों को ऐसा ही देना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय मतलब सेंटर पे है, स्टेट पे और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता भाग 9 और अनुसूची 11 में दी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दिया, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को गठन की बात करता था, जो गांधीवादी एक अवधारणा थी। अगला है सहकारी समिति, क्या है 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा सुरक्षा प्रदान की। सहकारी समिति जो है बनाने का अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। ये पूछ सकता है सहकारी समिति बनाने का अधिकार कहाँ है, तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में एक नया राज्य का नीति निर्देशक डीपीएसपी जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 ख में इसकी बात है, नहीं। सहकारी समिति जो है नामक एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ये 9 तक जो भी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक से। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान के उद्देशिका की बात करते हैं, ठीक है। उद्देशिका, एक्चुअली उद्देशिका है क्या, पर एक बार समझ लेते हैं मोटा मोटा। उद्देशिका की बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली उद्देशिका है कि संविधान का ये प्रारूप प्रदर्शित करता है, संविधान कैसे काम करेगा, देश की क्या इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, क्या मतलब एक तरह का रोड मैप है एक, ठीक है, और आकांक्षा है, इसका संविधान का कुंजी पत्र और बहुत सारा कहता है, ठीक है। आइए इस चैप्टर में इसके बारे में ठीक से समझते हैं। भारत का संविधान का उद्देश्य, ठीक है, ये कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना स्वतंत्रता देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाना। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वत इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब एक्सेप्ट करते हैं, अधिनियमित रेगुलेट करते हैं और आत्मर्पित मतलब दिल से स्वीकार करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी उद्देशिका लिखी गई। अब कुछ परिचय देख लेते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारत का संविधान का उद्देश्य का जो उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, और पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अब तक इसमें से केवल एक बार संशोधन किया गया, कितना बार, एक बार। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इस संविधान सभा का महान दृष्टिकोण शामिल है और ये संविधान निर्माताओं और सपनों की आकांक्षा का प्रतिबिंब करता है। मतलब संविधान निर्माता क्या सोचते थे देश के बारे में, इसके बारे में अच्छे से बताता है। अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ।
यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध, मतलब ना पावर ये देता है ना पावर छीनता है भैया, मतलब ना रोकता है। यह न तो न्यायालय के विचार योग्य है और न ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न तो न्यायालय इस पर विचार करे और ना न्यायालय इस पर। संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद इसे संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया, सबसे लास्ट में ये हुआ था, ताकि इसे संविधान के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। हम भारत के लोग, यह इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता का अवधारणा जोड़ता है, कहते हैं ना वॉक्स पॉपुली द वॉक्स गॉड, रूसों का है ना कथन, वही मतलब ये कहता है कि हम भारत के लोग मिलके इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो है आगे देखते हैं। उद्देशिका में कुछ घटक हैं, घटक समझते हैं क्या है, एक बार ध्यान से समझो। संविधान के प्राधिकार के स्वरूप, यानी आप जो हमारे संविधान को जो ताकत मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, भारत के लोग से मिल रही है। संविधान की प्रकृति, यानी भैया हमारा संविधान कैसा होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। लेकिन हमारे संविधान जो बना है उसका उद्देश्य क्या होगा, न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना और बंधुत्व को बढ़ावा देना। तो भैया आपने एक्सेप्ट कब कर दिया इसको, 26 नवंबर 1949 को कर दिया, इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस उद्देशिका का महत्व देख लेते हैं एक बार। हमारे संविधान का पहचान पत्र, इसको न पलकीवाला नाम के आदमी ने कहा, जो शायद एक वकील थे। यह भारत के संविधान का सारांश और दर्शन है तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, मतलब संविधान निर्माता जो क्या सोचते थे वही बताता है। यह कानून की संवैधानिकता तय करने में न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, कि मतलब जो संविधान आप जो कानून आप दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, उसके लिए आप मार्गदर्शन है, एक तरह का ये क्या कहता है, पाथ दिखाने वाला है, ठीक है। भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म पत्रिका है, जन्म पत्रिका तो जिसकी कुंडली एक तरह से, ठीक है। अब उस उद्देशिका के कुछ प्रमुख शब्द और उसके अर्थ देखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे समझना। देखिए मैं आपको पहले मोटा मोटी समझा दूंगा। प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है, एक्चुअली यह दर्शाता है कि आपका जो भारत है ना पूरी तरह से स्वतंत्र है, ना कोई बाहरी आदमी आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा, और कोई भी फैसला आपके घरेलू मामले का होगा तो आप उसके लिए स्वतंत्र है, ये बताता है, ठीक है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है, वह ना तो किसी अन्य देशों का अधिराज्य यानी डोमिनियन है और ना ही किसी देश पर निर्भर है। यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को देखने के लिए स्वतंत्र है। यह किसी विदेश राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश को अपना राज्य क्षेत्र का हिस्सा सौंप सकता है। हम चाहें तो अपना देश का कुछ हिस्सा बेच दे किसी को, और किसी का चाहे तो खरीद ले, ये हम अपने मर्जी से करेंगे, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पर एक विवाद भैया हुआ बार बार, कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने ही संप्रभु हैं तो आप तो इंटरनेशनल लेवल पर ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे सदस्यता लिए हुए। तो भारत का तर्क ये है कि भैया हम ज्वाइन अपनी मर्जी से किए, जब मन होगा छोड़ देंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। यह संवैधानिक घोषणा किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। संयुक्त राष्ट्र संगठन में भारत की सदस्यता भी किसी भी तरह से उसकी संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, क्योंकि हमारे जब मन होगा हम हट जाएंगे वहाँ से, हम छोड़ देंगे, बोलेंगे भागो तुम नहीं लेंगे तुम्हारा संविधान, तुम्हारा वो सदस्यता। एक है समाजवादी। समाजवादी दो फेज है इसमें, ये देखिए समझाते हैं। एक ये मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, ये लोकतांत्रिक समाज है। मार्क्सवादी समाजवाद कहता है कि आप संपत्ति का समाजीकरण कर दीजिए और गरीबों में बांटिए। लोकतांत्रिक समाजवाद ये नहीं कहता, वो कहता है ठीक है भैया जो पैसा कमा लिया ना उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे और फिर टैक्स को योजना के माध्यम से गरीबों में बांटेंगे। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। आइए समझते हैं। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी प्रकृति राज्य के निर्देशक तत्व में निहित हैं, अनुच्छेद 36 से 51, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। भारतीय समाजवाद है, यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जो गांधीवाद की ओर काफी झुका हुआ है, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो।
लोकतांत्रिक समाजवाद को ठीक से समझते हैं। जो आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, उसके आंसर इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मिश्रित आर्थिक मॉडल मतलब पर काम करता है, यानी प्राइवेट सेक्टर भी काम करे भैया और गवर्नमेंट सेक्टर भी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है पंथ निरपेक्ष सेकुलर की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया इसको। यह मूल संरचना सिद्धांत का एक हिस्सा है। मूल संरचना सिद्धांत वो होता है जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 1974 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। भारत की सकारात्मक पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है और राज्य समर्थन प्राप्त है। सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है और राज्य का समर्थन प्राप्त है। राज्य तो सरकार कहेगी कि हमारे लिए हिंदू धर्म भी सेम है, मुस्लिम धर्म भी सेम है। कैसे बताते हैं? जब आप हिंदू मंदिर के लिए कोई जुलूस निकालते हो तब भी पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिलते हैं, और मुस्लिम के लिए निकालते हो तब भी, सिख ईसाई हो कोई भी हो, सबको राज्य की सेवा मिलती है ना, यही है। आगे है लोकतांत्रिक की बात करते हैं। इसका तात्पर्य है लोकप्रिय संप्रभुता, वॉक्स पॉपुली द वॉक्स गॉड। सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास के सिद्धांत पे काम करता है। यह प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अपनाया गया है, सम्मिलित करना इसका काम है। भारतीय लोकतंत्र का प्रकटीकरण, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार है। ठीक है, निर्वाचन विधि का शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, किसी भी आधारों पर भेदभाव का अभाव है। ये सब तमाम बताता है कि भारत लोकतंत्र कैसे है, यही प्रूव करने का ये सब 4-5 आधार हैं। चलिए आइए अब देखते हैं सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय क्या? जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। किसी विशेष वर्ग के विशेषाधिकार का अभाव है। पिछड़े वर्ग और महिलाओं सभी के लिए विशेष सुधार है। आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करने का मना ही है। धन और आय संपत्ति की असमानता का उन्मूलन की बात करता है। ठीक है, राजनीतिक न्याय की बात करता है। सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार हैं, सभी राजनीतिक पदों तक समान पहुंच है और सरकार के समान आवाज मत है। स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात करता है। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान क्रांति से प्रेरित किया गया। व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव है, लेकिन हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहेंगे। व्यक्तिगत व्यक्तित्व को विकास का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास अच्छे से करे, है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उद्देश्य का विचार जो है अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, ये सब की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है। संविधान में वर्णित सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता को उपयोग किए जाने की आवश्यकता। उद्देशिका में स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है और मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं बने आया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता की दो अवधारणा। एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव। कोई व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, उसके बाहर नहीं। इसलिए यह इस तरह से कार्य करने की संभावना या कार्य करने का तथ्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन पर नियंत्रण हो और उसके मौलिक उद्देश्यों को साकार किया जा सके। नकारात्मक क्या है? गैर हस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र का संबंधन, न कि किसी समाज और स्थिति में आर्थिक बाधाओं को, रुकावट को जोड़ना। ठीक है, अब समझते हैं समानता के बारे में।
समानता तो समझ ही गए, बंधुत्व, हाँ फ्रेटर्निटी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या, जो बंधुत्व के भावना का प्रावधान करता है, एकल नागरिकता बंधुत्व को बढ़ावा देता है। बंधुत्व मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अनुच्छेद 51 ए जो है, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। उद्देशिका में घोषणा की गई कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेगा। व्यक्तियों की गरिमा मूल अधिकार और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, फिर अगला, किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और राज्य क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करता। अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, संघ त्रिमूर्ति, यूनियन और टेरिटरी समझते हैं क्या है। सामाजिक लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्या है, सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। सिद्धांत को त्रय यानी त्रिमूर्ति से अलग मदों के रूप में नहीं माना जाता। त्रिमूर्ति मतलब तीन चीजें, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ऐसे। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित हो तो यह एक लोकतंत्र के उद्देश्य को विफल कर देगा। यदि स्वतंत्रता नहीं तो समानता कहाँ, यदि समानता नहीं है तो स्वतंत्रता कहाँ, और यदि तो बंधुत्व नहीं है तो समानता कहाँ, स्वतंत्रता कहाँ, है ना। ये सब इंटरकनेक्टेड है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों को वर्चस्व पैदा करेगी। ठीक है, समानता है नहीं तो जो स्वतंत्र है वही लोगों पर शासन करेंगे। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी, यानी ये त्रिमूर्ति है ना, ये पूछ सकता है। आइए देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका के संबंधित कुछ मामले गए, संशोधन को लेके गए थे मामले कि भैया बताइए हम संशोधन करें कि नहीं। एक है बेरुवाड़ी यूनियन के, जो 1960 में गया। उद्देशिका संविधान का कोई प्रावधान के पीछे समान उद्देश्य को दर्शाता है। यह अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट है तो व्याख्या के लिए उद्देशिका की कुछ सहायता ली जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर आया केशवानंद भारती केस। उच्चतम न्यायालय उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है ऐसा माना। बेरुवारी में कहा गया था कि नहीं है, उलट दिया उसके फैसले को। उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है बशर्ते संविधान के मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर, वो खराब ना हो। आप करिए संशोधन में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक केस है भारतीय जीवन बीमा निगम केस। उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, 3 बार हो गया। एक बेरुवारी, केशवानंद भारती केस और जीवन बीमा निगम केस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आप 1 से 2 बार बस वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। उम्मीद है पीडीएफ से आप नहीं पढ़ पाइएगा, पीडीएफ से पढ़ना होता तो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, सबको उतना कितना करते रहेगा। लेकिन वीडियो देखना 2-3 बार असंभव है ना। स्पीड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। चलिए, अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। इसमें राज्यों के नाम और उसकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। राज्यों का राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। 3 तरह का राज्य क्षेत्र, एक जो राज्य का राज्य क्षेत्र है, दूसरा पहली अनुसूची के कुछ राज्य क्षेत्र है, दूसरा हम जो दूसरे देशों से खरीदेंगे जमीन संपत्ति, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं प्रशासन की बात करते हैं। राज्य जो है, राज्य मतलब यहाँ पे देश से समझिएगा। ठीक है, राज्य संघीय प्रणाली का सदस्य है तथा केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करता है। संघ राज्य क्षेत्र जो है सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होती है। अर्जित राज्य क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होगी। ठीक है, फिर है एक पूर्व संघ राज्य क्षेत्र जो अरब राज्य में, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता, अब ये समझते हैं। ठीक है,
राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व, पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के प्रति विशेष व्यवहार, उनके संरक्षण। कह रहा उच्च न्यायालय वाले संघ क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये संघीय क्षेत्र में आते हैं। आगे अब हम इसके बारे में समझते कुछ अवधारणा क्या है। कहता है राज्यों का संघ, वाक्यांश को दो कारणों से राज्यों का परिसंघ या वाक्यांश प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, कहता है भारतीय परिसंघ जो है अमेरिकी फेडरेशन की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को परिसंघ से अलग होने की कोई अधिकार नहीं है। कोई भी बिहार चाहेगा कि हम अलग हो जाएं, नहीं हो सकते भैया। भारत को विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा गया है, मतलब विनाशकारी है ये राज्य, लेकिन फिर भी ये अविनाशी संघ है, मतलब अलग नहीं हो सकते आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है के रूप में वर्णित है। अमेरिकी संघीय सरकार संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य नहीं बना सकती। ठीक है, या मौजूदा राज्य सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती। संविधान जो है संसद को राज्य की सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के सीमा नाम बदलने को अधिकृत करता है। अर्थात संविधान किसी भी राज्य के अस्तित्व के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है। ये पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा ना सवाल, पक्का बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। इस संविधान जो है बताइए राज्य के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है कि नहीं देता भैया। जब सेंटर का मन होगा चेंज कर देगा, नाम सीमा चेंज कर देगा उसको जब विकास का लगेगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके तो भारतीय राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, ये याद रखिएगा। 368 को संशोधन कीजिए और अपना देश किसी को बेच दीजिए थोड़ा सा एरिया जरूरत पड़ने पर। उदाहरण के लिए हमने 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंतःक्षेत्र के हस्तांतर किए थे। उच्चतम न्यायालय भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद से निपटाने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संघ जो से भी व्यापक अभिव्यक्ति है ये, इसमें राज्य, संघ क्षेत्र और विशेष और वे राज्य क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भविष्य में किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। भारतीय संघ इसमें केवल राज्य शामिल है। ठीक है, अब राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों पुनर्गठन संबंधी विभिन्न आयोग की बात करते हैं। ठीक है, पहला धर आयोग। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, धारा आयोग ने क्या कहा भैया आपका कि आप भाषाई कारक को न अपनाइए बल्कि प्रशासनिक सुविधा अपनाइए कि कैसे आप वहाँ सरकार चला सकते हैं, मतलब प्रशासन व्यवस्था कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जेवीपी समिति ने आया, ये भाषा को पुनर्गठन का आधार मानी। सदस्य जो थे इसके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टीवा सीतारमैया थे। इसका गठन की बात है, यह दिसंबर 1948 में गठित की गई और अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषाई क्षेत्र और अलग करने, भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि हमने भाषा पे आधार करने की बात। फिर आई एक फजल अली आयोग की बात करते हैं। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। राज्यों और राज्य क्षेत्रों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया।
इस आयोग ने 1953 में गठित हुई थी। सदस्य थे फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर और कुंजरू हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो थे। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिश को मामूली बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें विधान संशोधन 1900 के माध्यम से 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, 1956 का भारत का राज्य क्षेत्र देखते हैं। कुछ राज्य थे और कुछ संघ क्षेत्र थे, ये देखते हैं। ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उसमें हिमाचल प्रदेश, यूटी हुआ करता, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमिनो द्वीप समूह, मणिपुर द्वीप। ठीक, आगे देखते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बीच में तुलना, यानी यूटी और इसके बीच में क्या फर्क है, ये देखते हैं। केंद्र के साथ संबंध संघीय होते हैं और यहाँ पे केंद्र के साथ संबंध एकात्मक होते हैं। केंद्र के साथ एकात्मक मतलब पूरा शासन सेंटर का होगा, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। और फेडरल में सेंटर और स्टेट मिलके सरकार चलाएगी। यदि स्टेट ठीक से काम नहीं करे तो सेंटर अपनी तरीके से चीज़ें चला सकते हैं। ठीक है, स्वायत्ता होगी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक रूपता होगी। यहाँ देखिए, एक केंद्र प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगा, उसके पास स्वायत्ता नहीं होगी, जैसे दिल्ली में आज भी विवाद है। ठीक है, एक रूपता होगी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, यहाँ पे कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति का प्रशासनिक उपराज्यपाल करेगा, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। समझ रहे, आगे देखिए। संसद की अवधारणा परिस्थिति के सिवाय राज्यों के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकते। संसद सदस्य राज्य क्षेत्रों के संबंध में तीनों अनुसूचियों में से किसी में विषय पर कानून बना सकते हैं। फिर वर्ष 1956 के बाद बनाए गए राज्यों के अन्य राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पता नहीं इतना इस लेवल पे याद रख पाना भी मुश्किल है। कब प्रशासन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूटी पे प्रशासन कैसे चलेगा, ये पूछ सकता है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित होगा। प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है और राज्य का प्रमुख होता है। दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। प्रशासन जो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव लक्षद्वीप। विधानसभा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। संविधान में अर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली आगे देखते हैं। राज्य सूची, कानून व्यवस्था, पुलिस, ये सब को छोड़ के संवर्ती सूची के सही विषय पर कानून बनाएगी सेंटर। जम्मू कश्मीर जो है राज्य सूची और संवर्ती सूची किसी विषय पर कानून बना सकती है। पांडिचेरी राज्य सूची और संवर्ती सूची किसी विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है संघ राज्य क्षेत्र में विलय अधिनियम 2019 के दौरान दोनों विलय कर दिया गया। ठीक है, अब है कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। संसद जो है वो तीनों सूचियों, राज्य सूची, किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 239 में के तहत दिल्ली के किसी विशेष प्रावधान किए गए। 1991 के 59वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, शांति
प्रगति सुशासन के लिए नियम बना सकती है तथा इसकी शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम में समान होंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 निर्धारित की गई जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या 10% निर्धारित की गई। निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, अनुच्छेद 324। ठीक है। हाँ, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें राज्य क्षेत्र का प्रशासन उपयुक्त प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा, 356 के आधार पर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए इधर देखते हैं, अनुच्छेद देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात। 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकते हैं। 2 का जो है निरस्त हो गया, सिक्किम को संघ में जोड़ा गया, शामिल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। ठीक है, नए राज्य का निर्माण आप कर सकते हैं। वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं का नाम बदल सकते हैं। राज्यों के मामले में उपयुक्त परिवर्तन विचार करने वाले विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के साथ ही संसद में पेश किए जाएंगे। ठीक है, कौन सा, जब आपको नया राज्य बनाना है तब। राष्ट्रपति को विधेयक पर सिफारिश करने से पहले एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में विधेयक को संबंधित विधायिका के विचार जानने के लिए उसके पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। संसद स्वयं ऐसा कोई भी कार्रवाई कर सकती है जो उसे उचित लगे। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 आपका कहता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने का अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों के उपबंध करने के 2 से 3 अधीनस्थ बनाए कानून। 4 जो कहता है, ये कहता है अनुच्छेद आपका कि अनुच्छेद 4 कहता है, घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए कानून को अनुच्छेद 3 से 68 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन के रूप में इसको नहीं माना जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगला टॉपिक जो है नागरिकता का है, ये भी जल्दी से देख लेते हैं।